नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। कर्नाटक में दलितों की बस्ती में आग लगाने के कसूरवार 101 लोगों को उम्र कैद। 28 अगस्त 2014 को हुई थी वारदात। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली हाई कोर्ट को हिदायत, शर्जील इमाम की जमानत पर जल्द करे फैसला। दिल्ली दंगों के मामले में जेल में है शर्जील। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का बयान, महाराष्ट्र में बीजेपी की होगी महाहार। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया के घर के बाहर पहलवानों ने दिया धरना। अल्बानिया चैंपियनशिप में जाने से रोकने का इल्जाम। और जर्मन चांसलर ओलाफ स्क्लोज ने की वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दोनों लीडरों ने मुख्तलिफ शोबों में हुई तरक्की पर किया इत्मीनान का इजहार। कर्नाटक के कोप्पल की जिला अदालत ने दलित तबके के लोगों पर मजालिम और तशद्दुद के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दलितों की झोपड़ियों में आग लगाने के इल्जाम में 101 लोगों को सजा सुनाई है। 101 कसूरवारों में से 98 को उम्र कैद और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं 3 दीगर कसूरवारों को 5 साल की कैद बामुशक्कत और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से फरवरी 2020 में दिल्ली फसाद के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार जेएनयू के तालिब इल्म शर्जील इमाम की जमानत की रिट पर जल्द फैसला लेने को कहा है। शर्जील इमाम की जमानत की अपील अप्रैल 2022 से दिल्ली हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए कांग्रेस की सीईसी का इजलास हुआ। दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में हुई मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी, वो लैब कहाँ पर है। समाजवादी पार्टी के सदर और पार्लिमानी रुकन अखिलेश यादव ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत बड़ी शिकस्त मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद हारने वाला है और उनकी महाहार होने वाली है। हम आपको बता दें कि रियासत में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, एक महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन। एक माहौल बनाया जा रहा है कटो के बटो के नारे के साथ, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्रभाव डालने वाला नारा है या ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी, वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखते रहिएगा। विकास के
कि हम लोग परिवारवादी हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर भी जवाबी हमला किया है। समाजवादी पार्टी के सदर ने यह भी कहा है कि मैनपुरी के करहल असेंबली हल्के में तेज प्रताप जी की तारीखी जीत होगी और बीजेपी की तारीखी हार। बीजेपी की भी सूची आ गई है। बहुत इंतजार था कि बीजेपी के लोग किसको उतारेंगे। हमें लगता है बीजेपी के लोग भी हम लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं वो लोग। और हिंदी के प्रोफेसर, अंग्रेजी के प्रोफेसर, कवि बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे रिश्तेदारवादी और परिवारवाद में क्या फर्क है। लेकिन करहेल की जनता जो समाजवादियों से अपना बहुत पुराना रिश्ता मानते हैं, ये रिश्ता बनाया हुआ नहीं है, ये बना हुआ रिश्ता है। इस बार जो परिणाम आएगा, जीत का भी ऐतिहासिक परिणाम होगा और हार का भी ऐतिहासिक परिणाम होने जा रहा है। हार जाएंगे तब कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम ऐसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहा है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता है। यही इलाका है जो कन्नौज, कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा है कि रियासत में हो रहे ज़िमनी इलेक्शन में हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जिताएंगे और मजालिम, नाइंसाफी, जंगलराज वाली सरकार से लोगों को निजात दिलाएंगे। निश्चित तौर से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय, हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा और उनको जिताएंगे। और जो अत्याचार, अन्याय वाली सरकार चल रही है, जंगल राज वाली सरकार चल रही है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। तो ये बाबा साहब की भूमिका है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी रिजर्वेशन को लेकर जो झूठ फैलाती है वो इस मामले पर लोगों के सामने सच लाएंगे। पटोले ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि मुल्क में जब सब लोग बराबर हो जाएंगे, सबको इंसाफ मिलेगा, सब माली और तालीमी एतबार से मजबूत हो जाएंगे, तब रिजर्वेशन के मामले पर गौर किया जा सकता है। ये बात जो राहुल गांधी ने रखी थी, यही बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है। There are 70 bureaucrats who run the Indian government.
secretaries to the government of India. These are the guys that take pretty much all the financial decisions in the government. Okay? If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. And when you actually look at the financial numbers, then tribals get 10 paisa out of 100 rupees. Dalits get, I think, 5 rupees out of 100 rupees. And OBCs get a similar number. So the fact of the matter is that they're not getting participation. Right? And the problem is that 90% of India is not able to play. Right? Go through the list of every single business leader in India. And I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem. Right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our. राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे, तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी। और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है। और जब बाबा साहब की भूमिका, हम संविधान, हमारा जो केंद्र बिंदु है बाबा साहब का विचारधारा है। और ऐसे समय में बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है, वो उनको समझना चाहिए जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। बीजेपी को अगर संविधान अगर पता होता तो डायरेक्ट यूपीएससी की एग्जाम न लेते हुए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऊपर लोगों को डेपुट करना आरएसएस के, ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं? जो लोग संविधान का रोज मर्डर करते हैं, खून करते हैं, वो बीजेपी आज हमारे को संविधान समझाएगी? और ऐसे लोगों को जिनको संविधान की जो कीमत है, जिनको पता नहीं है, वो हमसे संविधान की बात करेंगे। और इसलिए मैं तो चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस और दम है तो हम उनको आमने सामने डिबेट करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी हमारे राहुल जी से डिबेट करे और वास्तविकता लोगों के सामने हम लाएंगे। अगर डिबेट करने की अगर इच्छा है, इस तरह से पीछे से वार करने का, अरे कांग्रेस तो हमेशा संविधान के फेवर में रही है और इसलिए ये देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था ही आज 75 साल में जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोकशाही का अगर लोकतांत्रिक देश हो तो भारत देश है और उसकी देन है जो कांग्रेस है। और जिस कांग्रेस ने इस संविधान के लिए एक नहीं तो कई बलिदान दिए हैं और इसलिए जो लोग बलिदान लेते, लोगों को मारते हैं, जो आज हम लोग मणिपुर में देखते हैं, हमारी महिलाओं को निवस्त करके जलाने का काम, उनकी इज्जत लूटी जाती है, तो ये कौन से भारत की बात करते हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं? और इसलिए डिबेट अगर करना है तो हम डिबेट के लिए तैयार है। कौन संविधान के विरोध में है, कौन आरक्षण के विरोध में है, हम करें, तुम करिए आप चैनल वाले।
Now that creates a problem. शिवसेना यूबीटी लीडर प्रियंका Because चतुर्वेदी ने रिजर्वेशन पर राहुल there are गांधी many का बयान people who तोड़ come to मरोड़ our कर पेश path, किए जाने को अफसोसनाक बताया है। who say, look, उन्होंने कहा है कि खुद आरएसएस हमेशा what have कहती we आई done है कि wrong? रिजर्वेशन खत्म करने की जरूरत है। उनके कई Why उम्मीदवारों are ने we कहा being था कि अगर punished? लोग हमें 400 से And ज्यादा so then सीटें देंगे तो वो you think रिजर्वेशन about खत्म कर देंगे। increasing dramatically the supply of some of these things. देखिए, मैंने नाना पटोले जी का बयान सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का बयान जो अमेरिका में था और जिस तरीके से एक एडिटेड वर्जन देश में फैलाने का काम किया था, वो अनफॉर्चुनेट था। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है, और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था, आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को खत्म करें। यही इनकी सोच है, यही इनकी उम्मीद है, यही आरएसएस की मांग है उनसे। तो दूसरों के ऊपर ये थोपना मैं मानती हूं कि गैर जिम्मेदाराना है और एक डेस्परेशन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी की जीत होने वाली है और उन मुद्दों पे होने वाली है जो महाराष्ट्र के हित पे है, जनता के हित में है, इसलिए वो इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के इस इल्जाम पर कि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड जिमनी इलेक्शन के लिए नामजदगी के वक्त कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को दूर रखा गया, कांग्रेस ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी इस तरह का झूठ कैसे फैला सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना लगाती रहती है। पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये देखिए, ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। और एक और वीडियो सार्वजनिक हुआ कल, जिसका जिक्र करना अनिवार्य है, और कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अंदरूनी मामला है। आप टिकट किसे दें, ये आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर एक नेता है, वो पिछड़े समाज से आता है, और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। पूरा गलत बात है। How can BJP spread this type of lies? Yesterday I was there completely. Media people was there inside the collectorate. Congress president and we people only told Priyanka ji to reach there because she believes in timings for the nominations. So to keep the timing, he rushed to the collectorate. After completing the meeting, when we reached to the collectorate, that point in time, door was shut. We knocked the door. When Rahul ji came and Sonia ji came, door was locked. They also waited for 1 or 2 minutes, knocked the door. Finally opened, they went inside, 1 or 2 people inside the nomination process, come out and they sat there. After that what happened? Kharge ji came, we knocked the door. 1 minute they didn't open. Finally they opened, Kharge ji entered in those. All the 3 nomination Kharge ji present for there.
फोटो देखो, पूरा पिक्चर में खड़गे जी है इन फ्रंट, खड़गे जी, प्रियंका जी and this Rahul ji was there in the front, Sonia ji sitting in the behind. So how can they spread this stuff away? Whenever at small time is getting, BJP used to target our Congress President Mallikarjuna Kharge ji. Why they are doing against him like this? Why they are spreading lies against our honorable Congress President and party? This is unacceptable. Sir, Thank you. by-election में Congress will field India Alliance candidate. Our PCC President and General Secretary has already given a clarification. We wholeheartedly supporting the India Alliance. And Jharkhand पे sir, Jharkhand, I told, Jharkhand already first phase seat finalized. It will come soon. तूफान दाना उड़ीसा के साहिल को पार कर गया है। अब ये कमजोर भी हो गया है। अगले 6 घंटे में ये मजीद कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल जाएगा। हवा की रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर फी घंटा है, जो 85 किलोमीटर फी घंटे तक बढ़ सकती है। अगले 24 घंटों तक बारिश जारी रहेगी और फिर कल काफी कम हो जाएगी। आईएमडी के डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने और आईएमडी के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने ये जानकारी दी है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहा लैंडफॉल टाइम। 1 to 2 मीटर टर्म सर्ज भी डेवलप हुआ, स्पेशली भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट और केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये केंद्रापड़ा और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में हिट किया है। अभी नून के टाइम पर वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म जैसे कोस्टल ओडिशा में केंद्रीभूत है, और ये भद्रक से लगभग 40 किलोमीटर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे अभी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर सकता है, और आज शाम तक वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा ओडिशा के ऊपर। इसके प्रभाव में अभी विंड स्पीड जो चल रहा है वो है 65 to 75 किलोमीटर/आवर, स्पेशल और बालासोर भद्रक और जो मयूरभंज केवंझर जासपुर इलाका का आसपास एरिया में चल रहा है। ये धीरे धीरे कम होते हुए आज शाम तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पवन तेज हवा होने का संभावना है। इसलिए अभी इसका जो डैमेजिंग पोटेंशियल है बहुत हद तक कम हो चुका है, और शाम के बाद इसका कोई डैमेजिंग पोटेंशियल नहीं रहेगा विंड का, मगर रेनफॉल जारी रहेगा। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अभी चल रहा है, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केवंझर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल जैसे ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर और एडजनिंग एरियाज। एक दो जगह पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश भी होने का संभावना है। टाइडल वेव अभी 0.5 to 1 मीटर टाइडल वेव बालासोर डिस्ट्रिक्ट और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, तो वो भी धीरे धीरे कम हो गए और शाम तक कोई टाइडल वेव होने। जम्मू कश्मीर के रियासी में कुछ मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी दस्तों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बारामूला जिले के बूटा पत्थरी इलाके में भी तलाशी मुहिम जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा ने गुलमर्ग दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाने वाले राइफलमैन जीवन सिंह, राइफलमैन कैसर अहमद शाह और डिफेंस फोर्स मुश्ताक अहमद चौधरी और जहूर अहमद मीर को खिराज अकीदत पेश किया। नई दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और वजीर-आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। मीटिंग के बाद वजीर-आजम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और जर्मनी की शराकत में शफाफियत है और इसका मुस्तकबिल रोशन है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सलामती और दिफा के शोबे में बढ़ता हुआ ताउन हमारे गहरे बाहमी इत्तेमाद की अलामत है। वजीर-आजम चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और उनके वक्त का उन्होंने खैर मकदम भी किया। योर एक्सलेंसी चांसलर सोल्ज, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, गुटन टाग। सबसे पहले मैं चांसलर सोल्ज और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में हमें
तीसरी बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की व्यापकता का अनुमान आप पिछले 2-3 दिन की गतिविधियों से लगा सकते हैं। आज सुबह हमें जर्मनी के एशिया पैसिफिक बिजनेस जगत की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का अवसर मिला। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी मीटिंग अभी कुछ देर पहले संपन्न हुई है। अभी हम सीईओ फोरम की बैठक से आ रहे हैं। इसी समय जर्मन नौसेना की शिप गोवा में पोर्ट कॉल कर रही है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीमों के बीच ट्रस्टेड और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन्स का निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत है। आज हमारी ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए हमने ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप के दूसरे चरण पर सहमति बनाई है और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप भी लॉन्च किया है। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। साथियों, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज हमने स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय में भी समझौता संपन्न हुआ है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री का लाभ उठा पाएंगे। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा टैलेंट पूल को जर्मनी के विकास में योगदान देने के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय टैलेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में इस विश्वास के लिए मैं चांसलर शोल्ज का अभिनंदन करता हूं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिंदुस्तानी टीम को भेजने के मुतालबे को लेकर कई पहलवान मरकजी वजीर मनसुख मांडविया के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। पहलवानों का इल्जाम है कि उनको चैंपियनशिप में जाने से रोक दिया गया है। पिछले कई महीने से ये पहलवान तैयारी कर रहे हैं। ये चैंपियनशिप अल्बानिया में होनी है। कल देर रात पहलवानों को पता चला कि उनका ट्रिप कैंसिल कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि मनसुख मांडविया के पास खेल की वजारत है। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।